तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई एक मास्टर के साथ फाइट कर रहा होता है जो कि 4th लेवल के पीक पे था। वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो योंग फाई को उसके एविल फॉर्म में भी बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ रहा था, मगर योंग फाई हार मानने को तैयार नहीं था। वो चेंसू को बचाने के लिए अपनी आखिरी लिमिट तक चला जाता है और अपनी ब्लड रिवर्सल टेक्निक का यूज करता है। ये टेक्निक इतनी खतरनाक होती है कि इसके साथ योंग फाई साथ पावरफुल अटैक्स कर सकता है। मगर इस पावरफुल टेक्निक को यूज करने की वजह से योंग फाई की अपनी जान दांव पर लग गई कि मगर उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो बस चेंसू को बचाना चाहता था। उसके लिए वो उस टेक्निक को यूज करते हुए इसके बाद एक पावरफुल अटैक्स करना शुरू कर देता है। जब वो अपनी रिवर्सल टेक्निक को यूज करता है तो उस 4th लेवल मास्टर के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अटैक इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो मास्टर अपने सारे ट्रेजर्स यूज कर लेता है, मगर उसके बावजूद भी वो योंग फाई के अटैक्स को नहीं रोक पाता। और एक अटैक तो इतना खतरनाक होता है कि वो डायरेक्टली जाकर उसे हिट कर जाता है, जो कि उसके साइड बेरियर्स को तोड़ कर जाके लगा था, जिसकी वजह से इस अटैक का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो गया था। मगर वो मास्टर इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो अब योंग फाई के साथ फाइट करने के लायक नहीं रहा था। और इतने देर वहां पर डोंग डोंग आता है तो उसे वहां पर देखते ही वो मास्टर भागने की कोशिश करता है, मगर योंग फाई डोंग डोंग के साथ मिलकर उस मास्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके बाद हर जगह योंग फाई के चर्चे होते हैं और लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना कि एक 3rd लेवल के यंग वॉरियर में एक 4th लेवल पीक मास्टर को बहुत ही बुरी तरह से मारा है। इसकी पावर सच में बहुत ही लाजवाब है। कहा जा रहा है कि वो अपनी ब्लड रिवर्सल टेक्निक के सॉलिड इनकार्नेशंस को क्रिएट कर सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस टेक्निक को यूज करने की वजह से वो मर जाता है और फिर दोबारा से जिंदा भी हो जाता है। जो कि दूसरा बंदा कहता है आखिर बंदा एक्सटर्नल इनकार्नेशंस को कैसे क्रिएट कर सकता है। और वहीं पे ही हमें एक और जगह दिखाया जाता है कि एक और मैन एक यंग लड़की के साथ बैठा हुआ होता है और वो उस यंग लड़की से कहता है कि इसका मतलब है कि वो लेजेंडरी कमान अपीयर हो चुकी है। तो वो लड़की कहती है कि मास्टर वो कमान वापस नहीं आई, बल्कि उसके साथ एक वॉरियर भी ऐसा आया है कि जो पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। इसका नाम योंग फाई है। रिफलते ही वो मास्टर कहता है कि इस ट्रेन मार्शल आर्ट बहुत लंबे कायन से रेड वर्ड हो गया था, मगर लगता है कि शायद अब उसके ऊपर में का वक्त आ गया है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि इस ट्रेन मार्शल आर्ट यहाँ पर लड़की के जरिए उभर रहा है। लगता है कि शायद मुझे वेस्टर्न कल्टीवेशन को अब और भी अच्छी तरीके से जानना होगा, क्योंकि ईस्टर्न कल्टीवेशन अब दोबारा से अपनी ग्लोरी को हासिल करने के लिए अपना जोर लगा रही है। मगर बदकिस्मती ये है कि ईस्टर्न कल्टीवेशन जंगली लड़के के जरिए उभर रही है को ही चीज उस जंगली लड़के के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इतनी यंग एज में इतना ज्यादा फेमस होना कोई ब्लेसिंग नहीं, बल्कि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंग फाई को वो अभी नहा रहा होता है और वो कहता है कि फादर ने कहा था कि इनर रिवर्सल टेक्निक को यूज करने के बाद अगर कुछ शख्स मरता नहीं है तो लाइफ एनर्जी एक मर्तबा डेड होकर दोबारा फिर रिवाइव हो जाती है और कल्टीवेशन को और भी ज्यादा प्रोग्रेस देती है, जिससे कल्टीवेटर अपना एक और ब्रेक थ्रू कर सकता है। मगर मेरे मामले में ये सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। मैंने कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं किया है और यार मैं ये सब कुछ दोबारा से दोहराता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मुझे इस बार रिवाइव होने का चांस तक नहीं मिलेगा। इतने फिर उसी मानी के अंदर से डोंग डोंग बाहर निकलता है और कहता है कि आखिर हम लोग कब तक यहाँ पे नहाते रहेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। तो योंग फाई कहता है ठीक है हम लोग जाते हैं और जाकर जेंची के भी कुछ खाने को ले आते हैं, मगर हमें जरा संभल कर रहना होगा, हमारे लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। और वैसे भी मुझे अपनी ब्रीड को स्टेबल करना है, क्योंकि मेरा डिवोटिक नेचर वो मेरी बॉडी पर पूरी तरह से हावी हो गया था, अब मुझे उसे सप्रेस करना होगा। ये सुनते ही डोंग डोंग जेंची को लेकर उड़ते हुए चला जाता है और अचानक पे कुछ आंखें गोरे उन लोगों की तरफ आने लगते हैं, पर योंग फाई उन्हें देख लेता है और फौरन से पानी से बाहर निकलते ही अपनी स्वॉर्ड के साथ उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ वाला फल में कुछ मास्क मैन आ गए थे जो कि योंग फाई को मारना चाहते थे, मगर योंग फाई फौरन से उन्हें देखकर अपने कपड़े पहन लेता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग हो कौन। मगर एक बासमैन कहता है कि इस लड़के ने पहले ही अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज कर दी है तो ये अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होगा। जिसके के साथ वो अपनी आइस थॉर्म टेक्निक को यूज करते हुए योंग फाई को कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो योंग फाई फौरन से इंडरगेट्स को डॉज करते हुए उनके बीच से निकलकर उन्हें तोड़ते हुए बहुत ही तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। से कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। हिट कहते ही वो एक सोल्डर के साथ एक वॉरियर को वहीं पर ही टपा देता है। दूसरा वॉरियर
काफी के अंदर डल जाता है और कहता है कि इसने तो काफी जल्दी रिकवर कर लिया है, इसका मतलब है कि ये दोबारा से खतरनाक हो सकता है, हमें यहाँ से भागना होगा। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही वहां से भागने लगते हैं तो यूं कहता है कि तुम्हें में क्या जल्दी है। ये कहने के साथ वो अपने जैंट स्पिरिचुअल हैंड के साथ एक वॉरियर को पकड़कर यहाँ से अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरा वॉरियर भागते हुए कहता है कि तुम बस रुको और इंतजार करो, तुम्हारा बुरा हशर होगा। यहाँ पर योंगफाई कहता है कि तुम्हें किसमें कहा थे, मैं तुम्हें जामिन दूंगा। ये कहने के साथ ही योंगफाई उस पकड़े हुए वॉरियर के ऊपर अपना पैर रखकर उसे नीचे गिराता है तो वो वॉरियर कहता है ऐसे तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और फिर अगले सेकंड हम देखते हैं कि योंगफाई अपनी स्वॉर्ड उसी वॉरियर के पीछे घुसा लेता है और उसे उड़ाते हुए अपने साथ ले जा रहा होता है। शहर में मौजूद लोग जब ये देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये क्या चाहिए, कोई बीस्ट था, ये किस तरह का बीस्ट है। तो दूसरा बंदा कहता है कि शायद इसके ऊपर इसका मास्टर खड़ा हुआ है। अंदर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये किसी बीस्ट की तरह तो नहीं लग रहा, ये असल में एक शख्स है। योंगफाई अपने उस स्वॉर्ड के साथ उस वॉरियर के ऊपर खड़ा हुआ होता है और उस पहले वाले वॉरियर का पीछा कर रहा था। जब वो लोग उस पहले वाले वॉरियर के करीब पहुंच जाते हैं तो ये देखते ही वो पहले वाला वॉरियर और भी तेजी से भागने लगता है, मगर यहाँ पर योंगफाई का पीछा करते करते उस ओल्ड मैन और उस लड़की के बिल्कुल पास से होके गुजरता है, जिस पर वो ओल्ड मैन भी हैरान रह जाता है। और योंगफाई जैसे ही उस पहले वाले वॉरियर के पास पहुंच जाता है तो उससे कहता है कि तुम्हें मानने के लिए तो मेरा ये कमजोर सा व्यापारी काफी है। ये कहने के साथ वो जिस वॉरियर के ऊपर खड़ा हुआ था उसी को जोर से किक मारते हुए उस दूसरे वाले के ऊपर दे मारता है, जिसके साथ दोनों ही सीधा एक घर पर जा पकड़ाते हैं। योंगफाई वापस नीचे आ जाता है और कहता है कि ये जेटर मुझे कुछ खतरनाक लग रही है, मेरे ख्याल से हमें जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए। जेंशी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसे शेरनान अकेडमी में छोड़ना होगा। मदद में एक स्वॉर्ड उसके बिल्कुल पास से होकर गुजर जाती है, जिस पर योंगफाई भी हैरान हो जाता है और वो उस स्वॉर्ड की तरफ देखता है तो वो स्वॉर्ड उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी, जिस पर वो कहता है कि ये कुछ ज़ाओलू स्वॉर्ड है। और वहां पे हमें एक और माफमैन को आते हुए दिखाया जाता है जो फाइनल्स की तरफ पलट कर देखता है। वो वॉरियर असल में एक लड़की थी। उसे देखते ही योंगफाई को लगा कि शायद ये मेन लियार है, जिस पर वो उससे कहता है कि क्या तुम मैं लियार हो। जिस वक्त ही अचानक उस लड़के को कुछ फील होता है, जिसके बाद हमें उसके माइंड स्पेस में दिखाया गया है कि वो असल में मेंगलियाली होती है, मगर के अंदर मौजूद विल स्पिरिट वो उसे कंट्रोल कर रही थी और वो उससे कहती है कि तुमने पहले ही तय कर लिया है कि तुम मेरे साथ अस्ताला रील करोगी, उसके बाद तुम अब पीछे में नहीं हट सकती, में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। हम दोनों अब एक हो चुके हैं, हमारा मकसद भी बिल्कुल एक है। जिसके बाद हम उसके माइंड स्पेस से बाहर आते हैं तो यहाँ पर योंगफाई से कहता है ये थी आखिर तुम यहाँ पे आई ही क्यों हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मौत बनकर आई हूँ। ये बात योंगफाई को हैरान कर देती है, मगर वो लड़की जैसे अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है तो योंगफाई उससे फौरन से पीछे हट जाता है और कहता है कि आखिर जो मुझ पर अटैक क्यों करना चाहती है। इस तरफ हम देखते हैं कि मेंगलियाल वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे रिंग्स उसकी तरफ थ्रो करती है। तो योंगफाई कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, आखिर तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे और मेरे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लिखते हुए वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा था, मगर यहाँ पर मेंगलिया वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है और उसके ऊपर वेपन्स थ्रो किए जा रहे हैं, मगर जितने ही योंगफाई उसके करीब पहुंचकर अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर वार करता है तो मेंगलिया बहुत ही आसानी से स्वॉर्ड को रोक लेती है। ये देखकर योंगफाई हैरान हो जाता है कि इसने अपने फिंगर्स के साथ उस अटैक को रोक लिया है और मेंगलिया उस पर अटैक का वापस से पहले ही योंगफाई वहां से फौरन से पीछे चला जाता है और फिर मेंगलिया उसके ऊपर दुआ से उन्हें गोल्डन रिंग्स के साथ हमला करती है तो योंगफाई फिर से उसी स्वॉर्ड को यूज करते हुए उन सारे के सारे रिंग्स को अपने आप से दूर हटा देता है और वो लड़की जैसे ही उसके करीब आकर उस पर सूर्य करने वाली होती है तो अचानक उसे फील होता है कि जैसे कोई आ रहा है। उसका ध्यान बढ़ते ही योंगफाई उस पर पलटवार करते ही उसे वहां से पीछे धकेल देता है और उन्हें दिखाया जाता है कि वहां पर डोंग डोंग वापस आ चुका था। कहते ही मैं भी कहते इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जिक्र के साथ वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को चार्ज करते हैं, मल्टीपल स्वॉर्ड सीधा डोंग डोंग और चेंशी की तरह थ्रो करती है तो ये देखते ही योंगफाई फौरन से उन लोगों की तरफ दाखिल हुए उन स्वॉर्ड्स को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड के साथ एक जोरदार एनर्जी रिलीज करते ही एक जोरदार ब्लास्ट करता है और चेंशी बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि शायद योंगफाई को कुछ हो जाए। डोंग डोंग उसे फौरन से अपनी पीठ पर कैच कर लेता है और वो मेंगलिया से कहता है कि तुम भाग कर आई वो। मगर यहाँ पर योंगफाई कहता है कि इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मगर वो डोंग डोंग को कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जल्द जाना चाहिए।
हमारे लिए सबसे सेफ जगह सिर्फ शिनलांग अकेडमी है और यहाँ पर मेंगली यार वो अपना माफ कुतावती और कहती है कि जोंग फाई मैं तुम्हें इस बात छोड़ रही हूँ, मगर उसके अंदर मौजूद वो स्पिरिट कहती है कि आखिर तुम में प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना हिचकिचा क्यों लाई हो, तुम जानती भी हो ना कि हम दोनों अभी गए हो चुके हैं तो अब हमारा मकसद भी एक ही है, इसलिए अब किसी भी मामले में हिचकिचाना नहीं है। बस हमेशा याद रखो कि तुम क्या हो, तुम असल में मैं ही हूँ, हम दोनों एक हैं। और इस तरफ जोंग फाई डोंग डोंग के साथ वहां से दूर जा रहा होता है और वो कहता है कि आखिर में बिया को हुआ क्या था, वो मुझ पर अटैक क्यों कर रही थी और उसने लास्ट में जो कहा उसका मतलब क्या था। मगर फिर उसे फ्लैश बेट में याद आता है कि जब लास्ट टाइम वो शिनलैंग अकेडमी में मिले थे तो उस वक्त मैं भी उससे कह रही थी कि अगर हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए तो फिर क्या होगा। तो योंग फाई ने कहा कि हम दोनों फिर भी दोस्त रहेंगे। इजाजत लेके बाद कहता है कि चलो छोड़ो इसे, फिलहाल हमें चेंशी को लेकर जाना है। वो चेंशी से कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी इंजरी बस आधे दिन में ही हील हो जाएंगी। और वो दिल दिल में कहता है कि इस लड़की के पास जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, हम तरह का कल्टीवेट कर इस तरह की पावर को अचीव करना चाहता है। इन लोग वहाँ से जैसे ही आवाज आने लगते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि जोंग फाई की बॉडी से एक एनर्जी बाहर निकलती है, वो असल में जरूरी थी। उसे वहां पर देखकर चेंशी हैरान हो जाती है कि ये क्या चीज है और जोंग फाई कहता है कि जेडरी जिद कैसे बाहर आ गई। मतलब चेंशी कहती है कि ब्रदर ये क्या चीज है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे इस जेडरी के अंदर से किसी की आवाज आ रही है। ये सुनकर योंग फाई को भी झटका सा लगता है। वो कहता है कि क्या तुम इसकी आवाज सुन सकती हो, क्या तुम सुनकर बता सकती हो कि इसके अंदर से क्या आवाज आ रही है। तो फिर चेंशी दोबारा से सुनती है और वो कहती है कि इसके अंदर से किसी लड़की की आवाज आ रही है, पर वो क्या कह रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो योंग फाई कहता है अच्छा तो अब समझ में आया कि उस दिन पहले जो मैंने आवाज सुनी थी मैं इल्यूजन नहीं था बल्कि वो बिल्कुल रियल था। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर कोई शख्स जेडरी के अंदर कैसे रह सकता है। अगर उसे दिखाई देता है कि वहां पर अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक क्लाउड्स आते जा रहे हैं, वो जमीन के नीचे से निकल रहे थे। उसे देखते ही जेडरी भी लिमिनल देना शुरू कर देती है, मगर योंग फाई उस समझ जाता है कि जेडरी यहाँ पे इन क्लाउड के करीब जाते ही मुझे सिग्नल दे रही है, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ मौजूद है। यहाँ पर आसमान बिल्कुल साफ है मगर ये जगह पूरी तरह से फ्यूम से भरी हुई है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे कोई बहुत ही खतरनाक चीज होनी चाहिए। वो देखा है कि वहाँ पर उन क्लाउड्स के बीच में से एक ऐसा पोर्टल बना हुआ है कि जो एक गुफा के अंदर जा रहा है और उस गुफा के अंदर हमें एक जायंट स्टैचू को दिखाया जाता है जिसके विड्स भी होते हैं और उसकी चेस्ट पर एक अजीब सा एयर माउथ भी बना हुआ होता है। और देखते ही देखते अचानक वो स्टैचू जैसे अपनी आंख खोलता है तो जोंग फाई काफी उधर डर जाता है और वो कहता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, मगर मुझे जेवर रिफ्ट में ही लेना चाहिए। नहीं फौरन से डोंग डोंग को कहता है कि हमें जल्द से जल्द जाना है और शिनलैंग अकेडमी पहुंचना है। ही डोंग डोंग फौरन से शिनलैंग अकेडमी से रोक करता है और दूसरी तरफ जोंग फाई वो काफी ज्यादा सोच में बढ़ गया था कि आखिर 10,000 साल पहले बोर्ड्स और डीमंस वो कैसे गायब हो गए और मैं गॉड सिमेट्री के अंदर से दोबारा रिवाइव कैसे हुआ हूँ। लगता है कि शायद मैं जिस हकीकत के बारे में जानना चाहता हूँ वो हिस्ट्री में कहीं गुम हो गई है। आजकल की जनरेशन वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है या नहीं, मैं आजकल के दौर में इन हिस्ट्री के बारे में जान पाऊंगा या नहीं। मगर यहाँ पर डोंग डोंग कहता है कि जोंग फाई कोई आ रहा है, हमें दिख रहा है उन लोगों के सामने दो और ड्रैगन हो कहीं और उनके सामने दो वॉरियर्स भी होते हैं। वो वॉरियर्स योंग फाई को कहते हैं कि योंग फाई तुम्हें हमारे सेट के दिन ने इनवाइट किया है, प्लीज हमारे साथ चलो। तो योंग फाई उन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और इसी दिन हमें दिखाया जाता है कि योंग फाई और जो मास्टर्स के साथ बैठा हुआ होता है और वो कहते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि हम तुम्हें डेथ जेडी और रिबेल के बारे में बता सके। ही सुनकर योंग फाई हैरान होता है कि डेथ जेडी और रिबेल इसका क्या मतलब है। वहाँ पे मौजूद एंडर उयानमिंग उससे कहता है कि हिस्ट्री ऑफ गॉड्स के हिसाब से माउंटेन की डेप्थ में एक ऐसा जेडी वॉरियर है जिसने खुद को छुपा रखा है। वो एक एंशिएंट वॉरियर है जो कि हजारों सालों से यहाँ पे मौजूद था और ये कहा जाता है कि ये जेडी रिबेल हमेशा तभी ओपन होती है जब कई साल के बाद कोई जेडी उसके करीब पहुंचती है। वहाँ पे बिन जेंग भी उससे कहता है कि
वहाँ उस माउंटेन के अंदर जो कोई भी है वो अचानक से जिंदा हो सकता है। उसकी पावर इतनी खतरनाक है कि उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा और शायद है तो डेड, मगर जेडी पावर की वजह से वो जिंदा हो जाता है। तो जॉन फ्राई कहता है अच्छा तो उसकी बॉडी डेड है मगर उसका हार्ट वो अब भी जिंदा है। तो एल्डर यांग मिंग कहता है कि हिस्ट्री भी उसके बारे में क्लियर नहीं है कि वो एक बीमन है या फिर कोई गॉड है, मगर दोनों सूरतों में वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि उसकी पावर इतनी खतरनाक है कि वो अकेला ही पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर सकता है। मगर यॉन फ्राई खड़ा होकर कहता है कि बीन ब्रीफ मुझे ज्यादा दीजिए, मैं वहां पर उस जेडी माउंटेन में जाकर पता लगाना चाहता हूँ। हो सकता है कि शायद वहां पे मुझे इस ट्रिक के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ जाए। मगर एंडर यादमिन कहता है कि अगर हमारे एंसेस्टर्स ने इसके बारे में जो पता लगाया था वो बिल्कुल सच है तो फिर इसका मतलब है कि वो डेथ जेबी वैली में बहुत सारी छोटी छोटी वैलीज होंगी। अगर हमें उनके बारे में पता चल जाता है तो हमारी शर्नन अकेडमी के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। मगर वहां पर अकेले चलना कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। इन पर से शर्नन अकेडमी के डिफेंडेंट होने के नाते तुम्हें वहां पर बिला वजह जाकर अपनी जान कुर्बान करने की कोई जरूरत नहीं। मगर दिन जिंग कहता है कि अगर इस जेडी के बारे में न्यूज आउट हो गई तो फिर हर कोई शख्स वहां पर जाने की कोशिश करेगा और वहां से कीमती ट्रेजर चुराने की कोशिश करेगा। वुड फेकर्ड प्लेस एक एंशिएंट प्लेस है तो हर कोई जानता है कि वहां पर क्या कुछ हो सकता है। जॉन फ्राई कहता है कि चाहे आप लोग यहाँ पर बैठकर बाकी सेफ को वहां से वो सारे ट्रेजर्स चुराने दोगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने बेवकूफ है। आप लोग यहाँ पर हाथ भरे बैठे रहेंगे। ही कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट होता है और हम कुछ बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हैं। उनके पैरों में कोई चिप बंधी हुई होती है। मगर फिर अगले ही सीन हमें दिखाया गया है कि जॉन्ग फ्राई जब सो रहा होता है तो वो अभी भी इस जेडी के बारे में ही सोच रहा होता है और लोग कहता है कि आखिर 10,000 साल से वो जगह अभी भी यहाँ पे कैसे मौजूद है, या उसका गोड और बेमंस की डेथ के साथ कोई लेना देना है। मगर जहाँ पर डोंग डोंग सो रहा होता है वहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा था। उसके आसपास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो गई थी जो कि जमीन से उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी। मगर डोंग डोंग को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। पर जब सुबह होती है तो फिर यॉन्ग फ्राई को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि उसके कमरे के पास से आ रही थी। ये सुनते ही वो कहता है कि आखिर बाहर शोर किस चीज का है। वो जिसे ही वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां पर बास ट्रांसपोर्ट बिसाइड पर सारे इज्जत जमा हो गए हैं, जिस पर उसे हैरानी होती है कि आज तक यहाँ पे चल क्या रहा है। मगर जब उसे वहां पर डोंग डोंग दिखाई देता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके साथ क्या हुआ है। डोंग डोंग असल में एक स्पिरिचुअल एरिया के अंदर बंद होता है और उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रहेगी। और जब वो यॉन्ग फ्राई को वहां पर देखता है तो वो यॉन्ग फ्राई से कहता है कि यॉन्ग फ्राई प्लीज मेरे करीब मत आना, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मगर देखते ही देखते अचानक डोंग की बॉडी से एक अजीब तरह की स्पिरिचुअल बॉडी रिलीज होती है, जिसे देखकर यॉन्ग फ्राई कहता है कि ये तो ईस्टर्न विंग ड्रैगन है। और एल्डर यानिंग कहता है कि चलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग ड्रैगन है, मगर इसका ब्लड लाइन वो तो ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लड लाइन से भी काफी ज्यादा ऊपर का लग रहा है। वो उन लोगों को बताता है कि ये इवॉल्व होने वाला है, यानी कि ये 5th रैंक से अब 6th रैंक में जाने वाला है। यहाँ पर डोंग डोंग अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी को फील कर रहा होता है और ब्रेथ टू करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। और यहाँ पर एल्डर यांगमिंग कहता है कि जब तुम इस ड्रैगन को यहाँ पर लेकर आए थे तब मैं काफी कंफ्यूजिंग फैला। मैं ये सोचकर परेशान था कि आखिर तुम्हारे साथ एक 5th रैंक का होली ड्रैगन कैसे हो सकता है। क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल यंग थी और मेंटेलिटी भी एक बच्चे वाली थी। मगर असल में ये होली ड्रैगन 5th रैंकिंग से काफी ऊपर के लेवल का है। शायद ये जब दोबारा से निर्वाणा एग में गया होगा तो इसकी मेमोरीज वो इसके साथ सीन हो गई होंगी। और यहाँ पर डोंग डोंग जिसे इरफोन वो लगा है तो उसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो एक ट्रू ईस्टर्न ड्रैगन है। मगर दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, ये डिवाइन ड्रैगन है। यहाँ पर हंगे के हैं डोंग डोंग की बॉडी बिल्कुल चेंज होती जा रही है कि वो पूरी तरह से गोल्डन कलर का हो चुका था। और फिर एंगन यानमिंग कहता है कि जब भी क्विक कल्टीवेटर थंडर ट्रेवोल्यूशन लेवल के काफ पहुंच जाता है तो उसे थंडर ट्रेवोल्यूशन को फेस करना पड़ता है। इसी तरह ही जब कोई बीस्ट इवॉल्व होता है तो फिर उसे भी थंडर ट्रेवोल्यूशन को फेस करना पड़ता है। इतना कहने की ही देर थी कि वहां पर थंडर ट्रेबुलेशन अपीयर होती है और हर जगह क्लाउड आ जाते हैं। ये देखकर यॉन्ग फ्राई कहता है कि बेबी ड्रैगन तुम्हें हर सूरत ब्लेड क्लू करना ही है। अगर तुम इस ट्रेबुलेशन से बाहर जाते हो तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें चिकन रोस्ट की ट्रीट दूंगा।
ये सुनते ही यहाँ पर डोंग डोंग वो उस थंडर लाइटनिंग से टका पाहे दो वो फर्स्ट ट्रेवलेशन अटैक को आसानी से झेल लेता है, मगर दूसरे थंडर ट्रेवलेशन पे एक पहले वाला फिर ज्यादा ताकतवर होने वाला था, इसीलिए डोंग डोंग वहां से पीछे चला जाता है और जब वो थंडर ट्रेवलेशन के ऊपर गिरने लगती है तो डोंग डोंग अपने मुंह से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी अटैक करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसको बचा लेता है। ये देखकर सब लोग यही समझ रहे थे कि डोंग डोंग इस ट्रबुलेशन को बहुत ही आसानी से पास कर लेगा, मगर अभी भी उस थंडर ट्रबुलेशन का लास्ट अटैक रहता था। लोग अब उन पहले वन अटैक से भी ज्यादा ताकतवर होने वाला था। ये देखते ही सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि पता नहीं उसका लास्ट अटैक कैसा होगा, मगर देखते ही देखते जमीन से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल कर सीधा डोंग डोंग की बॉडी की तरफ जाने लगती है। ये सारी एनर्जी डोंग डोंग की बॉडी के अंदर जाकर ऑब्जर्व हो जाती है तो उससे डोंग डोंग बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है और उसके अंदर एक बार फुल एनर्जी आ जाती है और दूसरी तरफ से वो थंडर लाइटनिंग जैसे उसके ऊपर गिरने वाली होती है तो डोंग डोंग अपनी बॉडी से एयरडन लाइटनिंग एनर्जी रिलीफ करते हुए तेजी से उस लाइटनिंग से जाकर टकरा जाता है। और सब लोग डोंग डोंग को देख रहे होते हैं कि पता नहीं वो सरवाइव कर पाया या नहीं, मगर वो अभी भी आसमान में उड़ रहा होता है और सब लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं फाइनली उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। चेंची और बेर जोंग फायर दोनों ही उसके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और डोंग डोंग फौरन से उन लोगों के पास नीचे आ जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस फिल्म के अंदर से कुछ हलचल होने लगती है और यहाँ पर जोंग फायर उस डोंग डोंग से कहला होता है कि तुम घबराओ मत, कुछ देर में हम लोग मार्केट जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए और वहां पर खाना बनाऊंगा। मगर देते वो डार्क क्लाउड्स वहां पर आ पहुंचते हैं जिससे वहां पर हलचल अंधेरा हो जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड गई पे ही एंड हो जाता है।